हे मैं लिसनर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ईश्वी जो गिरते पड़ते या फाइनली बाइक पर बैठे बैठे दक्ष को काफी जोर से पकड़े हुए घर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही दक्ष ने गाड़ी रोकी थी, ईश्वी इतनी जोर से कूदती है कि सारे सामान को लिए दिए वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिरती है। वहीं दक्ष उसको देख करके फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिलाकर जल्दी से स्टैंड मारकर उसके पास आते हुए कहते हैं, तुमसे थोड़ा सा सामान नहीं संभला जाता? हाँ। ईश्वी से जोर से दक्ष की तरफ घूरती है और अपने हाथ को उनके हाथ पर ले जाकर रखते हुए कहती है, ओ मिस्टर, मैंने कहा था आपसे कि मेरी कमर और मेरे में दर्द हो रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपके साथ इतना दूर तक चली, उसके बावजूद भी मैं आपके साथ गाड़ी पर बैठी कि ना अपनी लाइफ में पहली बार गाड़ी पर बैठी। आपको पता है कितना स्ट्रगलिंग है ये मेरे लिए। मैं दक्ष कहते हैं, तो मैंने मना तो किया था मत चलो मेरे साथ। इस बात पर ईश्वी जो कहती है, चलना इज नॉट द प्रॉब्लम, बाइक पर बैठना इज द प्रॉब्लम। आप कितना तेज भगाते हैं बाइक। वही दक्ष तो अपने पूरे हिम्मत करते हुए स्लो स्पीड में ही चल रहे थे जितना उनसे बन पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली दक्ष के हाथ में जब भी बाइक का एक्सीलेटर पड़ता था तो वो काफी तेज बाइक चलाया करते थे, ये बात सच थी। लेकिन आज ईश्वी के चक्कर में उन्होंने पूरी रफ्तार अपनी कम करके ही बाइक चलाई थी। पूरे टाइम इस बात का ध्यान रखा था कि ईश्वी उनके साथ है और किसी भी हालत में उसे गिरने नहीं देना है। मोड़ आने पर वो ईश्वी कमर पर हाथ भी रख ले रहे थे ताकि वो किसी भी हालत में गिरे नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईश्वी बाइक रुकने के बाद भी गिर सकती है। वह ईश्वी जो दक्ष के हाथों में अपना हाथ रखते हुए कहती है, अब उठाइए भी मुझे। दक्ष उसको पूरी तरह से अपनी गोद में उठा लिया था, जिसे देखकर ईश्वी जो कहती है, गोद में उठाने के लिए नहीं कहा था, बस खड़ा करने के लिए कहा था। वही दक्ष कहते हैं, तुम्हारे में दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना। कि तब ईश्वी जोर से उनके सीने पर अपने मुक्के से मारते हुए कहती है, मेरा का मतलब कुछ और नहीं, पैर था, पैर में दर्द हो रहा था मेरे। वही दक्ष एक हाथ से दरवाजा खोलते हैं और उसके साथ ही अंदर आते हुए उसे धीरे से डाइनिंग चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं, यहाँ बैठो, आराम करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पहले बाहर जो तुमने रायता फैलाया उसे समेट कर लेकर आओ। वही जो कहती है, कहते हैं जिससे प्यार होता है आप हमेशा उसकी ज़बान बोलना शुरू कर देते हो। आपने तो बड़ी जल्दी मेरा ज़बान कॉपी कर लिया। इस बात को सुनते हुए दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते और तुरंत ही पीछे मुड़कर वो बाकी की चीज़ों को लेने के लिए चले जाते हैं। फाइनली अब ईश्वी भी अपने सैंडल को निकाल करके अपने दोनों पैरों को ले जा करके डाइनिंग टेबल पर रखती है और फिर आराम करते हुए अपने सिर को पीछे करते हुए कहती है, अपने जीवन का सबसे लंबा सफ़र तय की हूँ मैं पैदल। कितना मज़ा आया। मैं दक्ष उसको देख कर कहते हैं, क्या हो गया, दर्द हो रहा है पैर में? ईश्वी अपना पैर दिखाते हुए कहती है, देखिए ना मेरे पैर को, कितना अजीब दिख रहा है ना। दक्ष उसके पैर पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, नहीं तो ये तो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ईश्वी कहती है, आप भी ना गजब है, आंखें नहीं आपकी बटन है, देखिए कितना लाल हो गया मेरा पैर। जिसे देखकर दक्ष कहते हैं, इसलिए तो ये और खूबसूरत लग रहा है। खैर तुम प्रेस करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दक्ष उसके लिए फ्रिज से पानी लेकर आते हैं और फिर उससे कहते हैं, आराम करो, मैं खाना बना देता हूँ, उसके बाद से मुझे बैंक निकलना है, कुछ काम है। ये सुनते ईश्वी जल्दी से पानी खत्म करती है और तुरंत ही दक्ष से कहती है, आपको ज़रूरत नहीं खाना बनाने की, मैं बना दूंगी। लेकिन तभी दक्ष कहते हैं, ओह एक काम करो, पहले तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो, मैं भी नहा लेता हूँ। दक्ष की आदत है, वो अगर कहीं से भी आया करते तो वो तुरंत ही बाथरूम में घुस करके नहाना शुरू कर देते थे। वह ईश्वी जो तुरंत ही कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही कपड़ों को देखती है, अंदर की हालत देखकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह माय माता, ये गुस्सा भी कितना बुरा चीज़ होता है। पहले एक बार गुस्सा आता है, फिर सारा सामान खराब हो जाता है, और जब गुस्सा खत्म होता है तब समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा गंदा काम किया है। हम बैठ करके इसे फोल्ड करना पड़ेगा, वो भी अकेले। ये महाराज तो जा रहे बैंक। तभी दक्ष अंदर से बाहर अपने टॉवल को बेस पर रैप करते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए कहते हैं, आ करके मदद करा दूंगा, बैंक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बस उसे ही कवर करना है। ये बोलते हुए वो किचन की तरफ जाने लगे थे। वह श्री जो उनकी हालत को देखते हुए कहती है, मैं अगर आपकी परमिशन है तो आपके कपड़े पहन लूँ? वो कह रहे हैं मेरे पास अभी इस वक्त सिर्फ साड़ियाँ ही हैं, ताने से कह करके मंगवा रही हूँ अपने लिए कपड़े, अभी के लिए पहन लूँ कि आपके कपड़े?
दक्ष अंदर आते हुए कहते हैं, पहन लो, पूछ क्या रही हो? हाँ बस मेरे अंडरगारमेंट्स मत छूना। ये सुनकर ऋषि जोर से अपने हाथ में कोई सामान लेती है, लेकिन तभी दक्ष कहते हैं, ओ मेरा फ़ोन है वो, जिसे ऋषि जो आराम से बेड पर रखते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं नहीं तोड़ूंगी इसे। थोड़ी देर में दक्ष भी अपने कपड़े पहन करके अब किचन में आ चुके थे। ऋषि भी हुडी पहन करके दक्ष के पास आते हुए कहती है, मैं क्या हेल्प करूं? तभी दक्ष उसको स्लैब पर बैठाते हुए कहते हैं, तुम शांति से बस मुझसे बातें करो, इसी में किचन और मेरी दोनों की भलाई है। मैं ये सुनते हुए ऐश्वर्य जब अपना पैर हिलाते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा ही रूड हो रहे हैं? माना कि मैंने गलती की थी, पर मेरे एफर्ट्स भी तो आपको देखने चाहिए ना। दक्ष मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाती हो तुम। अभी बातें करते करते मैं खाना बना लूँगा, डोंट वरी। ऐश्वर्य कहती है, आप खाना बनाने में इतने एक्सपर्ट क्यों हैं? दक्ष पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं, मेरी ट्रेनिंग में अक्सर खाना मुझे ही बनाना पड़ता था, क्योंकि सबसे यंग मैं ही था और सब मुझसे बहुत काम करवाते थे। वैश्वर्य हंसते हुए कहती है, हाँ, और आप करते थे? गुस्सा नहीं आता था? मुंह नहीं फोड़ा किसी का? दक्ष कहते हैं, गुस्सा तो बहुत आता था और गुस्से के चक्कर में बहुत सारे पुशअप्स मार लेता था, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी कर लेता था, लेकिन अब गुस्सा अपने सीनियर्स के ऊपर उतारता तो फिर मेरा कमांडो बनने का सपना ही रह जाता। इमोशन पर बहुत कंट्रोल पाना पड़ता है ईश्वी। ये सुनकर केशवी जो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर के दक्ष के बालों पर फेरते हुए कहती है, इसी वजह से आप अपने इमोशंस को मुझसे शेयर नहीं करते ना। ये सुनते ही दक्ष की निगाहें जो जा कर के थोड़ी देर ईश्वी के चेहरे पर ठहर गई थी, लेकिन फिर दक्ष सारी बातों को अवॉइड करते हुए दोबारा से अपने सामने रखे आलू को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें आलू काटना आता है? वैश्वर्य कहती है, ऐसे ये तो मशीन से कट जाता है, हाथ से काटने की क्या ज़रूरत है? दक्ष कहते हैं, तो मतलब तुम मशीनों के बदौलत जी रही हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मशीन्स ना हो तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, राइट? ऐश्वर्या कहती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको पता तो है, आपके लिए बनाया तो है मैंने खाना। ये सुनकर के दक्ष अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहते हैं, ओह नो प्लीज़, मुझे उस खाने की तो याद दिला मत देना तुम। बाप रे, ऐसे खाने खा करके ना जितनी ज़िंदगी बची होगी ना इंसान की, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वैश्वी जो बेलन को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? इसी तरह से बातें करते करते अब सब्जी दाल तो बन चुका था। वहीं दक्ष चावल चढ़ाते हुए कहते हैं, चलो मैं निकल रहा हूँ। हाँ, ईश्वी जो कि अपने कमरे में बैठ करके आराम से कपड़े फोल्ड करने की कोशिश में लगी हुई थी। दक्ष के तो सारे कपड़े उससे ऑलमोस्ट फोल्ड हो भी पा रहे थे, लेकिन अपने कपड़े उसे तो वो इसी तरह से बस छोड़ दी थी। दक्ष के वार्डरोब को वो अच्छी तरह से जितना उससे बन पाता है सेट करते हैं और फिर आ करके थक करके बेड पर लेटते हुए कहते हैं, ओह। वही दक्ष जैसे ही अंदर आकर के उसकी हालत देखकर कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रही है? ईश्वी जो कहती है, नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके सारे कपड़े फोल्ड करके रखे ना तो। वही दक्ष कहते हैं, तो क्या? ईश्वी जो कहती है, मैं तो थक गई। जितने प्यार से ईश्वी ने बोला था, दक्ष उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, इस तरह से ना अपनी हालत मत किया करो, परेशान हो जाता हूँ मैं। मुझे लगा क्या सीरियस हो गया। अच्छा चलो मैं निकल रहा हूँ। और फिर वो धीरे से झुक करके ईश्वी के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, चावल रख दिया मैंने, उसे ऑफ कर देना, ठीक है? मैं कॉल करूँगा, ऑफ कर देना, तब पता चले ब्लास्ट करवा दो तुम। वैश्वी जो कहती है, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर, बहुत ही गंदे किस्म के पति हैं आप। वही दक्ष सुन करके बस हंसते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे और ईश्वी आकर के दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। थोड़ा देर वो बैठ करके आराम से फ़ोन चला रही थी और फिर उसे भी अब नींद आने लगी थी। रात भर उसकी नींद पूरी कहाँ हुई थी, जिसकी वजह से वो आराम से अपने आंखों पर अपना हाथ रख करके सोने लगती है। मगर उसे इस जगह पर नींद थोड़ी सी मुश्किल से आ रही थी। लगभग इसी तरह से उसके 45 मिनट तो बीत गए थे दक्ष के बिना। तभी उसे बाहर से किसी की बेल बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ईश्वी खड़ी हुई थी, उसे कुछ अजीब सी महक आ रही थी, पर बार बार रिंग बजाने की वजह से उसे लगता है कि ये दक्ष होंगे। उसने जैसे भी दरवाज़ा खोला था, वो एकदम से हैरान रह गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके ठीक सामने ब्रिजेश माथुर और अर्चना माथुर खड़ी थे, जिसे देखकर ईश्वी तुरंत ही उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और अपने पापा को देखकर वो जोर से अपने डैड को हक करते हुए कहती है, पापा आप यहाँ पर, I mean, what a pleasant surprise।
वैसे आने की क्या जरूरत थी, मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाती ना। वो इस बात पर ब्रजेश जी जो आकर अगल बगल देखते हुए कहते हैं, यहाँ रहती हो तुम? ईश्वरी जैसे ही अपने पापा की टोन सुनी थी, अपना सिर हाँ मिला करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं यहीं रहती हूँ और यही घर है दक्ष जी का। एक्चुअली ये घर नहीं है, पहले तो वो लोग गवर्नमेंट घर में रहा करते थे, ये उन्होंने खुद से खरीदा है अपने पैसों से। मैं ये सुन करके वो भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मगर ऐसा लग रहा है शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ये घर। खैर छोड़ो, बैठो। तभी अर्चना जी जो कहती हैं, ये कुछ महक आ रही है बेटा, क्या है? तभी ईशू जी कहती है, ओ नो नो नो, चावल रखा था, 1 मिनट। और वो जल्दी से भाग कर जाती है और जल्दी से कुकर के हालत को देखकर जल्दी से बर्नर ऑफ कर देती है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, पूरे घर में अब चावल के जलने की महक पूरे हद तक फैल चुकी थी। वो भाग कर बाहर आती है और फिर धीरे से पूछती है, आप लोग को पानी? इस बात पर अर्चना जी जो कहती हैं, कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी, अब मुझे अपने घर पर बुलाकर पानी पिलाना है। वैसे कहते हैं कि बेटे के ससुराल का पानी नहीं पिया जाता। तभी ब्रजेश जी जो कहते हैं, इसे ससुराल तो नहीं कहेंगे, मुझे तो लगता है मेरी बच्ची का ठीक तरीके से वेलकम भी नहीं हुआ होगा, और करने वाला भी कौन था भला। ये सुनकर अश्वी को काफी गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर वो अपने सारे जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कहती है, आप लोग रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वहीं अर्चना जी जो ब्रजेश माथुर को समझाती हैं, क्या कर रहे हैं आप, उसी के घर में हैं और उसी के घर की इंसल्ट। अभी इसका जवाब ब्रजेश दे पाते उससे पहले ही ईश्वरी जो बॉटल लिया करके उन लोग के सामने रखती है और ग्लास देते हुए इसमें धीरे धीरे पानी को पोर करना शुरू करते हैं। तभी ब्रजेश जो कहते हैं, बेटा जब भी कोई बाहर से आता है सादा पानी नहीं दिया जाता। ये सुनकर केशवी थोड़ा सा शर्मिंदगी से कहती है, हम तो बिस्किट खाएंगे आप लोग? अर्चना जी उसके हाव भाव को समझते हुए कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची, तुम बैठो, तुमसे बात करने आए हैं। और तान्या ने बताया कि तुम्हारे कुछ कपड़े भी लाने थे, हमने गाड़ी के डिक्की में रखा है, अभी मैं ड्राइवर से कह करके बोलती हूँ कि वो अंदर ले आकर रख देगा। ईशु जो कहती है, थैंक्स। नहीं ब्रजेश जो कहते हैं, और दक्ष दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ईश्वरी जो कहती है, अभी गए हैं वो, थोड़ी देर हुआ उन्हें, आ रहे होंगे बस, मैं कॉल कर दूँ? ब्रजेश जो कहते हैं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं बेटा, वैसे यहाँ पर उसकी अरेंजमेंट तो ठीक ठाक दिख नहीं रही है मुझे, तुम्हें नहीं लगता कि उसे पैसों की ज़रूरत है? ये सुनकर ईश्वरी जो तुरंत ही अपनी आंखें चढ़ाकर खड़े होते हुए कहती है, डैड मुझे लगा था कि आप मुझसे मिलने आए हैं, अगर आपको इस तरह से मेरी इंसल्ट करनी है या फिर मेरे घर की इंसल्ट करनी है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आई नो कि आप मेरे पापा हैं, मगर अब ये घर मेरा ही है। और आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। ये सुनकर ब्रजेश जो खड़े होते हुए कहते हैं, खुश हो? कहाँ से खुश हो? अरे यहाँ पर तो हर जगह एसी भी नहीं है, तुम्हें किस लाइफस्टाइल की आदत है मुझे अच्छे से पता है बेटा। ये सुनकर केशवी जो कहती है, डैड आपको नहीं पता वो किस तरह से अभी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, मेरी वजह से वो क्या कुछ नहीं कर रहे, मुझे ब्रेकफास्ट बना कर खिलाया, मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर खुश नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पर वो लाइफस्टाइल नहीं है। हर चीज़ पैसा नहीं होता डैड, आप दोनों की लाइफ में तो बहुत पैसा था ना। कभी मॉम से पूछा आपने कि वो आपके साथ कितनी खुश थी? और आप ही बताइए आप इनके साथ कितना खुश थे? मैं ये सुनकर अर्चना जी जो उन दोनों को रोकते हुए कहती हैं, क्या आप दोनों फिर से लड़ना शुरू कर दिए? और बेटा प्लीज़ तुम बैठो इधर, और आप भी बैठिए, हम यहाँ पर ईश्वरी से मिलने के लिए आए थे, ना कि दक्ष की बेइज्जती करने के लिए। इस बात पर ब्रजेश जो कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को अच्छी और खुश जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। तभी दक्ष अपने कान पे फोन लगाए अंदर की तरफ पहुंचते हैं और फिर थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, ईश्वरी तुमने दरवाजा नहीं बंद किया था, मैंने बोला था ना दरवाजा बंद कर। तभी सामने ब्रजेश और अर्चना जी को देख करके वो थोड़ा हैरान रह गए थे। ईश्वरी भी जल्दी से खड़ी होती है और दक्ष के चेहरे को देखकर वो जल्दी से माहौल को ठंडा करते हुए उनके सामने आकर के स्माइल करते हुए कहती है, आप आ गए?
ओह, मॉम मॉम डैड आपसे मिलना चाह रहे थे। दक्ष को जैसे ही ब्रिजेश माथुर के कदम इस घर में दिखाई दिए थे, उनकी मुट्ठी जो काफी कस गई थी और साथ ही उनके माथे की वेन्स जो भरने लगी थी। श्री तुरंत ही उनको कंट्रोल करते हुए कहती है, प्लीज वो मुझसे मिलने आए हैं। दक्ष ईश्वी की तरफ देखकर शांत होने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हेलो अंकल, हेलो आंटी, पानी पिलाया तुमने? महेश्वरी जो कहती है, हाँ पानी पानी पिला दिया। मैं ब्रिजेश इस बात पर दक्ष की तरफ देखते हुए कहते हैं, जितना उसके पास था उसने किया। हाँ बेचारी के पास। तभी अर्चना जी जो ब्रिजेश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आओ बैठो बेटा। और सब ठीक तो है? ईश्वी ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही ना? इस बात पर दक्ष अर्चना जी का जवाब बहुत ही प्यार से देते हुए कहते हैं, परेशान और आपकी बेटी? नहीं। कि तभी उनको कुछ स्मेल आता है, फिर वो ईश्वी के पास आकर कहते हैं, तुमसे चावल ऑफ करने के लिए कहा था, किया तुमने? ईश्वी जी कहती है, अभी थोड़ी देर हुआ किए हुए। ये सुनकर दक्ष कहते हैं, मुझे 1 घंटे हुए अभी। तुम अभी जाकर बंद किए हो? मतलब चावल तो गया पानी में। ईश्वी जी कहती है, कोई बात नहीं, जो होगा वो खा लेंगे। तभी अर्चना जी जो उन दोनों को इस तरह बातें करता सुनती हैं और फिर धीरे से पूछती हैं, ये क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? ऐसी कोई बातें जो हमारे सामने नहीं हो सकती। ये सुनकर दक्ष कहते हैं, नहीं, आपका क्वेश्चन था कि ये मुझे परेशान नहीं करी, तो नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया इसने मुझे। इतनी प्यारी है, मेरे लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया इसने, खाना भी खुद ही बनाया इसने, है ना श्री? अर्चना जी जो इस बात पर थोड़ा सा हैरान हो गई थी और वो चौंकते हुए कहती है, ईश्वी ने ब्रेकफास्ट बनाया? मुझे तो ये विश्वास बिल्कुल भी विश्वास नहीं। कि तभी ब्रिजेश कहते हैं, तो तुम हमारी बेटी से खाना बनवा रहे हो? ईश्वी जैसे ही अपने डैड की तरफ देखती है, वो तुरंत अपना चेहरा नाम हिला करके अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करने लगती है। दक्ष कहते हैं, नहीं, मैंने इसे कहा नहीं था बनाने के लिए, और अगर इसकी मर्जी कभी नहीं हुई बनाने की तो ऑब्वियसली मैं कभी इसे फोर्स नहीं करूँगा। मैं कमरे में जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही कमरे में चले गए थे। और जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचे थे, वो अपनी मॉम और अपने डैड के फोटोज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। दरवाज़ा बंद करके वो अपने आप को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए काफ़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, कंट्रोल। दक्ष वो ईश्वी के मॉम डैड है। और फिर वो जोर से अपने हाथ को ले जा करके पीछे की दीवार पर पंच मारते हुए कहते हैं, बट हाउ ही डेयर टू कम एट माई होम। कदम कैसे रख दिया इस घर में? मेरी बहन का घर था ये। अचानक से वो सारा सिनेरियो जो कि कुछ 1 साल पहले गुजरा था दक्ष के ऊपर, वो सब उनके ठीक सामने आने लगता है। और सारी वो बात जो बाहर ही रह गया था, जो कि इस वक्त बार बार रिंग हो रहा था, जिसे अपने हाथ में ईश्वी लेकर के दक्ष के पास आती है और दरवाज़ा खोल करके दक्ष उस फोन को थमाते हुए कहती है, आप अंदर क्यों आ गए? आई एम सो सॉरी अगर मेरे पापा की बात आपको बुरी। कि तभी दक्ष उसको ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईश्वी, पर हो सके तो प्लीज़ जल्दी इन लोगों को यहाँ से भेजो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सुनकर ईश्वी जी कहती है, मुझे पता है, वो जैसे ही आए थे ना मुझे बुरा लगा था। पर मेरे पापा है ना, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? दक्ष कहते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, पर वो कहाँ पर आए हैं शायद उन्हें पता नहीं है। ये मेरी बहन का घर है, मैंने उसके लिए खरीदा था और उसकी ज़िंदगी की बर्बादी सिर्फ उनसे शुरू हुई है। मैं उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। जस्ट टेल देम कि यहाँ से जल्द जाएं वो लोग। ऐश्वर्या कहती है, मैं बोलती हूँ। दक्ष आकर के आराम से काउच पर बैठे थे। उनका आराम करने वाले सिर्फ ईश्वी ही थे यहाँ पर, वरना अर्चना जी और ब्रिजेश माथुर का चेहरा ही देख करके उनको जितना गुस्सा आया था ये सिर्फ वो खुद समझ पा रहे थे। या फिर उनकी ईश्वी जो आकर के अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। अभी मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली खाना खाने का टाइम हो रहा था, तो वही अर्चना जी जो कहती हैं, हम बस निकल रहे हैं। ईश्वी को काफ़ी अजीब तो लगा था, जिससे वो जाकर के अपनी मम्मा को हक करते हुए कहती है,
I'm sorry, मैं इस तरह से मैं किसी दिन आप लोगों से खुद मिलने आऊँगी, आई प्रॉमिस। आई एम सो सॉरी पापा। पर वही इस बात पर ब्रिजेश जो कहते हैं, समझ पा रहे हैं हम, एम्बेरसमेंट हो रही होगी उसे। दक्ष को इस वक्त सारी बातें ब्रिजेश माथुर की सुनाई दे रही थी, क्योंकि अभी दरवाज़ा खुला हुआ था। ये सुन करके दक्ष अपनी भौं में सिकोड़ लिए थे। वहीं अर्चना जी जो ब्रिजेश को रोकते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो बस बच्ची से मिलने के लिए आए थे ना, तमाशा क्यों कर रहे हैं आप। ब्रिजेश जो कहते हैं, ये कुछ पैसे हैं बेटा। जैसे ईश्वरी ये देखती है वो तुरंत ही पीछे होते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको रखिए। तभी ब्रिजेश जो कहते हैं, अरे अब तक मैंने ही आपको पाला है, और क्या हो गया अगर मैं अपनी बेटी को पैसे दे रहा हूँ तो किसी को हर्ज है। अब दक्ष से और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता और फिर वो अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने आप को काम डाउन करते हुए काउंट डाउन करना शुरू कर दिए थे। 10, 9, 8। वही दूसरी तरफ ब्रिजेश माथुर जोशवे के हाथ में ज़बरदस्ती पैसे को रखते हुए कहते हैं, ये 10 लाख है। हम आपसे मिलने ज़रूर आए थे, लेकिन हमें अच्छे से पता था कि आपकी कंडीशन क्या होगी, आपको किस तरह से रहना पसंद है, क्या खाना पसंद है, हमें सब कुछ पता है बेटा। और आपके खर्चे कितने होते हैं ये भी हमें पता है। दक्ष अभी इस लायक नहीं है कि वो आपके खर्चे उठा सके, और मैं भी उसके बाप की तरह कि तभी उधर से दक्ष के काउंट डाउन जो जारी थे, 3, 2, 1, और वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से बाहर की तरफ आते हैं और अपना हाथ फोल्ड करते हुए ब्रिजेश माथुर को देखते हुए कहते हैं, क्या है इसमें अंकल। ईश्वरी तुरंत ही दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, आप बाहर क्यों आए, आप जाइए ना अंदर, मैं आ रही हूँ, बस ये लोग निकल रहे थे। वही दक्ष कहते हैं, इसमें क्या है अंकल। ये सुनकर ईश्वरी जी कहती है, प्लीज़। अर्चना जी जो ब्रिजेश से कहती हैं, आप चलिए यहाँ से। लेकिन तभी ब्रिजेश रुकते हुए कहते हैं, 1 मिनट, क्या हो गया, इस बात की अकड़ क्यों दिखा रहे हो कि मैं उससे पैसे दे रहा हूँ, मेरी बेटी है वो, मेरी जिम्मेदारी है। तभी दक्ष कहते हैं, मैंने आपसे आपकी बेटी मांगी थी, ना तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी और ना ही आपके साथ। आपने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे अपनी बेटी सौंपी है, तो मुझ पर थोड़ा भरोसा भी दिखाइए। और अगर आपको लगा कि ये बेटी मेरे साथ नहीं जी सकती या फिर इस लाइफस्टाइल के साथ उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ रास्ता है, आप इसे लेकर जा सकते हैं। जैसे ईश्वरी ने सुना था वो पीछे मुड़कर दक्ष की तरफ बहुत ही गौर से देखने लगी थी और हैरानी में दक्ष को देखते हुए कहती है, क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप। वही दक्ष कहते हैं, हाँ तुम्हारे माँ बाप हैं, और एक बेटी पर सबसे पहले उसके माँ बाप का ही हक होता है, उसके बाद पति का। ले जा सकते हैं आप इसे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये खुश नहीं है। तभी ईश्वरी जो कहती है, नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आई प्रॉमिस, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाइए यहाँ से। अर्चना जी जो कहती है, हाँ आप चलिए यहाँ से ब्रिजेश जी, आप तुरंत चलिए। लेकिन ब्रिजेश रुकते हुए कहते हैं, तरह के डिज़ाइंस भी हर 3 महीने पर चेंज हो जाया करते थे दक्ष, इसी वजह से मैं बचपन से तुम्हें उससे दूर रखने की कोशिश करता था। तुम्हारे घर से यही चाह थी कि ईश्वरी इस खानदान की बहू बने, मगर मुझे पता था कि उसके बाद दिक्कत मेरी बेटी को ही झेलना पड़ेगा। ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। मैं ईश्वरी जी कहती है, पापा नहीं चाहिए ना पैसे, आप क्यों नहीं समझ रहे, आप बस जाइए यहाँ से। तभी दक्ष कहते हैं, क्योंकि मैं आपके फूटी कौड़ी भी अपने घर पे नहीं लगा सकता। कितनी आराम से आपने ये बोल दिया कि आप मेरे घर में पैसा इस्तेमाल करने वाले। आपको पता है ना आप किस घर में खड़े, मेरी बहन का कब्र खुदा हुआ यहाँ पर, जिस जगह पर आपने अपने कदम रखे हुए, मेरे परिवार को किस हालत में छोड़ा है आपने, ये आपको भी पता है। आज मेरे पास अगर कोई है रिश्ता कहने के लिए तो वो सिर्फ मेरा भाई और मेरी बीवी है, और मेरी बीवी पर तो आप बहुत ही आराम से अपना हक जता सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं किसी भी हक से उसे रोकूंगा नहीं। ले जा सकते तो ले जाइए उसे, लेकिन अपनी इस दौलत का रुतबा मेरे सामने आकर मत दिखाइएगा। और आपको क्या लगता है, आपकी बेटी को जो लाइफस्टाइल मिला है वो किसके बदौलत मिला है? आपकी कमाई की बदौलत या फिर आपकी लालच की बदौलत? ये जो आप अपनी कमाई का धौंस जता रहे हैं ना मिस्टर ब्रिजेश, मैं आपको याद दिला दूं, आपकी सैलरी को इतना भी ज़्यादा नहीं थी। रिटायरमेंट से पहले आप मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक पहुंचे थे,
और मेरी कमाई 90,000। अगर आप अपनी असलियत के साथ जीते तो आप कोई इतना भी ज़्यादा नहीं कमाते थे कि आप अपनी बेटी को इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे सके। और अगर लूटने पर मैं आता तो आपसे अच्छी लाइफस्टाइल मैं बना सकता था। पर क्या है ना कि मेरी माँ ने कभी मुझे पैसे को अहमियत देना नहीं सिखाया। मेरे लिए हमेशा से रिश्ते, इमोशंस ज़्यादा मायने रखते थे। छोटी सी फैमिली के साथ खुश थे हम, लेकिन फिर आया एक अमीर इंसान जो कि अपने बुलडोजर लेकर के मेरे पूरे घर को रौंद दिया। और कितने हक से वो आकर के मेरे सामने खड़ा है। ईश्वरी को दक्ष की बातों ने पूरी तरह से रुला दिया था और वो अपने हाथ को जोड़कर अपने पापा के सामने आते हुए कहती है, प्लीज पापा, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं और देर तक यहाँ पर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज चले जाइए आप लोग। मेरी शादी का दूसरा दिन है, मुझे चैन से जीने दीजिए। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए मुझे। अर्चना जी भी तुरंत ही ब्रजेश जी को अपने साथ लेकर चली गई थी। वहीं ड्राइवर आकर के ईश्वरी के सारे कपड़े को जैसे ही अंदर की तरफ रखा था, ईश्वरी तुरंत ही उसे ड्राइवर से कहती है, लेकर चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस घर का यहाँ पर। और वो काफी गुस्से में दरवाजे को अंदर से बंद कर दी थी। वहीं दक्ष अभी अपने कमरे की तरफ जाते, लेकिन तब ईश्वरी जो उनके सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहती है, किस हक से बोला आपने कि मुझे वो लोग लेकर जा सकते? मैं भी एक जीती जागते इंसान हूँ। मेरी भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस है और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। समझ रहे हैं आप? वहीं दक्ष कहते हैं, वो तुम्हारे मॉम डैड है और तुम्हें तकलीफ में तो मैं खुद भी नहीं देख सकता ईश्वरी। मैं तो कहता हूँ कि तब ईश्वरी जो कहती है, आपने अगर एक और लफ्ज बोला ना अपने मुंह से तो जान लीजिएगा बात नहीं करूंगी आपसे। आपको क्या लगता है मुझे सिर्फ पैसे चाहिए? मैं इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ आपके साथ रहने के लिए। जब मैं जंगल में आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ तो आपको लगता है कि मैं इस जगह पर आपको छोड़ दूंगी? क्या उस जगह से भी बदतर जगह है? नहीं ना। वहां पर तो मेरे पास रहने के लिए ठीक तरीके से जगह नहीं थी, क्योंकि आसपास इतने सारे गुंडे, इतने सारे अजीब अजीब लोग घूमते थे और कमरे में मुझसे ज्यादा तो कीड़े मकोड़े अपना डेरा बना रखे थे। उस जगह पर भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आप कह रहे कि अभी मैं अपने घर चली जाऊं? हाँ। दक्ष ईश्वरी को संभालते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड ईश्वरी कि तुम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, पर मेरा दिल तो बहुत दुखता है ना इस बात को लेकर कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा। शायद तुम और कुछ डिजर्व करती थी और मैंने तुम्हें। वैशी जो कहती है, मुझे सबसे अच्छी जगह पता है क्या लगती है? और फिर वो तुरंत ही दर्श के सीने से आकर लगते हुए कहती है, ये जगह सबसे ज्यादा सुकून देती है मुझे। इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है मुझे। समझ में आया है आपको? और आप चाह कर भी मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक आपको नहीं दिया है मैंने। समझे आप? दक्ष उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड एंड आई गॉट इट। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, ओके? ऐसे जो दक्ष के पेट पर हाथ रखते हुए कहते हैं, भूख लगी होगी ना? दक्ष महकते हुए कहते हैं, वैसे मुझे महक तो काफी अच्छी आ रही है। चलो जले चावल का आनंद लेते हैं। ऐसे जो मुस्कुराते हुए कहती है, इसी तरह से हम अपने सफर काट देंगे, एक दूसरे के बाहों में थोड़े जले चावल, थोड़ी कम गली दाल, थोड़े बेकार सी सब्जी खा करके क्या फर्क पड़ता है ना? दक्ष उसको अपनी बाहों में उठाते हुए कहते हैं, जब एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है ना श्री, लाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। ऐसा सिर्फ किताबों में पढ़ा था मैंने। कुछ लोग कहते थे तो विश्वास नहीं होता था, पर अब सच में देखने को मिल रहा है। भगवान ने रियल एग्जाम्पल मेरे सामने ले आकर खड़ा कर दिया, मेरी अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल। वैश्वी जो प्यार से दर्श के गालों पर अपना होठ रखते हुए कहती है, अब खाना खा ले अगर आपकी मर्जी हो तो। वैसे 2 सैंडविच से मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ चावल को देखने के लिए। वो लोग जैसे अभी किचन में पहुंचे थे, पूरे किचन में धुआं धुआं हो रखा था और जैसे ही दर्श अभी कुकर के ढक्कन को खोले थे, उसमें से काफी तेज तेज भाप जो बाहर की तरफ निकलने लगता है और दक्ष जो पलटे से अपने हाथ को ले जा करके उसी कुकर के अंदर डालते हुए उस चावल को बाहर की तरफ जैसे ही निकाल कर रखे थे,
उसमें से कुछ ऊपर का हिस्सा ही बचा हुआ था, बाकी नीचे का हिस्सा पूरी तरह से कुकर के साथ चिपक चुका था। महेश्वरी जो जोर से अपने कान को पकड़ते हुए कहती है, मैं बहुत ही बड़ी बुद्धू इंसान हूँ, मैं सो गई थी एक्चुअली। डॉक्टर कहते हैं, इट्स ओके, नो वरीज, जितना है उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए दक्ष को देखते हुए कहती है, आप कहीं से भी कमांडो नहीं लगते, जरा भी डोमिनेंट नहीं है आप, हर बात पर कहते हैं एडजस्ट कर लूंगा, इतने अच्छे क्यों हैं आप? दर्शक पलटा दिखाते हुए कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता, अब तुम्हारे इस हरकत की वजह से तुम्हें पलटे से मारूं मैं? ऑब्वियसली हो जाता है, इट्स ओके। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, मेशा जी कहती है, बताइए। दर्शक कुछ याद करते हुए कहते हैं, जब मेरी माँ काफ़ी नई नई थी ना, तो मम्मा अपनी कहानी बताती थी। मैं काफ़ी छोटा होता था, तो उन्होंने जब अपनी शुरुआत की थी इस खानदान में, उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता था, अपने घर की लाडली इकलौती बेटी हुआ करती थी। तो दादी हमसे बताया करती थी कि इस लड़की को कुछ नहीं आता था, और दादी के डर से उन्हें किचन में भी रहना पड़ता था। अब वो किचन में पहुंच तो जाती थी, वहीं चोरी चोरी पापा ना जैसे ही अपने जॉब से वापस आते थे रात में, वो घर के अंदर नहीं जाते थे, वो डायरेक्टली किचन के विंडो से कूद करके किचन में पहुंचते थे, और मम्मी का सारा हेल्प करने के बाद वो दोबारा से बाहर निकल करके फिर जाकर के मेन गेट से एंटर होते थे। ये सुनकर केशरी जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, वाह रोमांटिक, तब के टाइम में भी इतना प्यार हुआ करता था। दर्शक कहते हैं, अरे मेरी दादी और बाबा में भी बहुत प्यार था। तो कुछ दिन तो ऐसे चला, लेकिन फिर एक दिन दादी आ गई किचन में, दोनों को बात करता सुन करके, और जैसे ही पापा को काम करता दादी ने देखा, पहले तो उनकी बहुत खबर ली, बहुत डांटा, लेकिन जैसे ही दादी मॉम को कुछ बोलने आई, डैड तुरंत ही उनके सामने आकर खड़े हो गए और बहुत ही क्लियरली बोला, जो भी बोलना मुझे बोलो मम्मी, लेकिन मेरी वाइफ को कुछ मत बोलना। नाजुक से हाथ है उसके, कहाँ उससे खाना वाना बनेगा। मम्मी ये बताते बताते ना बहुत ही ज्यादा ब्लश करती थी। पहले तो ये सारी बातें समझ नहीं आती थी हम लोग को, हमें लगता था बस फालतू की कहानियां सुना रही हैं ताकि हम खाना खा लें। अब समझ में आता है कितना अच्छा इमोशन था वो। महेश्वरी जी कहती है, आंटी अंकल तो हमेशा से मुझे बहुत पसंद थे, अभी बहुत अच्छे से याद तो नहीं आता उन लोग का चेहरा या उन लोग की बातें, मगर हाँ वो मुझे कितने प्यार से अपने गोद में बैठा करके गाजर का हलवा खिलाती थी। मेरे दर्शक कहते हैं, और वो मेरा फेवरेट हुआ करता था, जो तुम करके ठूस लिया करती थी, बदमाश। ये सुनते हुए जी कहती है, आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है? मेरे दर्शक कहते हैं, और नहीं तो क्या, मॉम मेरे लिए बनाया करती थी, तुम खेलने के लिए आती थी और सारा खा जाती थी। मेशू जी कहती है, और इसी वजह से आप मुझे स्कूल में बुली करते थे, हाँ? मेरे दर्शक प्लेट में चावल निकालते हुए कहते हैं, नो मैडम, बुली मैं इसलिए करता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती थी। यह सुनकर ऋषि जो हैरान होते हुए कहती है, पहला ऐसा इंसान की बात सुन रही हूँ, पहली ऐसी कहानी सुन रही हूँ जिसमें बुली करने वाले को बहुत पसंद करता है, और अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत करने के लिए वो सिर्फ बुली करता है। मतलब बेसिकली अगर किसी को कोई प्यार करता है या पसंद करता है तो उसे जाकर के प्रपोज करता है, उसे जाकर के प्यारी प्यारी बातें करता है, लेकिन नहीं, मिस्टर दक्ष सिंह राठौर की तो बात ही अलग है। ये अगर किसी को पसंद करते तो उसे जाकर के परेशान करता है। मेरे दर्शक कहते हैं, मेरी लव लैंग्वेज ही थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं क्या करूं? अब जो भी एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, और फिलहाल ये चावल भी खाना पड़ेगा, जो कि आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ये ब्राउनी बन गया, राइट? इसलिए जो उसमें से अपने हाथ से स्पून लगा करके दर्श को दाल के साथ उसे मिक्स करके खिलाते हुए कहते हैं, इसे आप खा लीजिए, मैंने तो ऑलरेडी 2 सैंडविच खा लिए, मेरा पेट भर गया है। दर्श अपना सिर ना मिलाते हुए कहते हैं, हम जो भी खाएंगे आधा आधा बांट कर खाएंगे। महेश्वरी ये सुनकर कहती है, और सुबह का वो सैंडविच, वो तो पूरा आपने मेरे मुंह में ठूस दिया। आप चाहते हैं कि मैं वेट गेन कर लूं, है ना? दर्श उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, बदमाशी नहीं, चलो। और अब वो दोनों जो कि एक साथ जैसे तैसे करके थोड़े से चावल में एडजस्ट करते हुए खाने को खत्म करते हैं। ईश्वी ने जानबूझ करके खाना थोड़ा कम ही खाया था ताकि दर्श को खाना ठीक तरीके से मिल पाए। ईश्वी जो खड़े होते हुए कहती है, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं दोबारा से चावल चढ़ा दूं, इस बार सही टाइम पर ऑफ कर दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तभी दर्श थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए कहते हैं, ईश्वी वो क्या है ना कि मैंने बहुत हिसाब से
चावल खरीदा है तो इट्स ओके। वैसे भी मेरा पेट भर गया, तुम्हें और खाना है तो तुम कहो मैं बना देता हूँ। ये सुनकर ऋषि जो एकदम से अपनी आंखों को दूसरी तरफ करके कहती है, नहीं मुझे थोड़ी ना भूख लगी है, मुझे लगा था आपको लगी होगी, मेरा तो पेट भरा हुआ है। दक्ष ईश्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, थोड़ा पेट खाली तो रहना ही चाहिए, तुम्हें भी तो खाना है ना मुझे। बातों को कितने अच्छे से पलटना ईश्वी को बातों को इतनी अच्छे से पलटना सिर्फ दक्ष ही बातों को जितने प्यार से दक्ष ने पलटा था, ईश्वी की भी आंखें जो भी हल्की हल्की नम हो रही थी, उसकी आंखों में दोबारा से एक हंसी तैर गई थी और वो तुरंत दक्ष से कहती है, लाइए मैं से रख देती हूँ। तभी दक्ष कहते हैं, तुम खुद को बेड पर सर्व करो, मैं आ रहा हूँ। जैसे ईश्वी ने ये सुना था, उसके सारे इमोशंस जो चेंज होकर के अब उसके दिल के दुखी को बढ़ाने लगे थे और वो दक्ष को देखते हुए कहती है, Are you serious? दक्ष कहते हैं, Of course I am. मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। वैसे भी सिर्फ 3 दिन है मेरे पास, जिसमें से एक दिन तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। 2 दिन और बचे हैं तो क्यों ना कि उससे अच्छे से एंजॉय कर ले। उसके बाद से मैं ट्रेनिंग में काफी बिजी हो जाऊंगा, फिर थक कर आऊंगा, तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। मेरी जीजू कहती है, आई अंडरस्टैंड। और वह शर्माते हुए जल्दी से कमरे में भाग आती है, लेकिन कमरे की हालत को देखकर वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसे रूम में कहाँ किसी का मूड बनने वाला है, यहाँ तो आकर के पक्का मेरे ख्याल लेंगी है। नहीं दक्ष जो डिश वॉश करते हुए अब फाइनली अपने रूम में पहुंचे थे, जहाँ ऐश्वर्य अपने साड़ी को फोल्ड करते हुए पागल हुए जा रही थी और अपने सारे बाल को खोल करके वो पागलों की तरह हरकत करते हुए कहती है, ये कैसे फोल्ड होता है। इस हालत में दक्ष उसको देख करके पहले तो उसके बाल का बंद बनाते हैं और फिर उसको ठीक तरीके से बैठाते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे भूतनी क्यों बनी फिर रही हो। ईश्वर कहती है, यार क्या करूँगी, फोल्ड नहीं हो रहा मुझसे, आपके कपड़े सारे फोल्ड कर दिए मैंने, इसे फोल्ड करना आ ही नहीं रहा, क्या करूँ। मेरे दर्शक कहते हैं, कोई बात नहीं, जब कोई काम नहीं होता है ना तो उसे किसी की हेल्प लेकर के कर देना चाहिए। क्या होता है कि जब 2 लोगों की मदद लगती है तो फिर कोई भी काम शॉर्टर लगता है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करता है। ये देखकर ऋषि जी कहती है, आपको साड़ी फोल्ड करना भी आता है, आप हो क्या चीज, रोबोट की चिट्ठी हो आप। ये सुनकर दर्शक कहते हैं, और आप क्या है, थोड़ी सी पागल है आप। आइए जानते हैं हम आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहे क्रिमिनल्स फोर्स बाय सेल्फ और सेल्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।